नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग समान नागरिक संहिता के ऊपर चर्चा करेंगे तथा इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या समान नागरिक संहिता के द्वारा वर्तमान सरकार भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रही है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, आगे हम लोग इस सेशन में इसे कवर करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में समान नागरिक संहिता से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट रहे हैं या संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा इसके ऊपर में किस प्रकार के विचार विमर्श किए गए थे या किस प्रकार के विचार रखे गए थे, उसे समझने का हम लोग इस सेशन में प्रयास करेंगे। वर्तमान समय की हम लोग बात करें तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति ने 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी और राज्य सरकार ने इसके लिए उत्तराखंड राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र आह्वान भी किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसौदा है वह तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। यह ट्वीट था पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और इस ट्वीट के माध्यम से ही उन्होंने सभी को सार्वजनिक तौर पर यह सूचना प्रदान की थी कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ रही है तथा राज्य में उसे लागू करने का प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझें तो इसका जो मूल है वह 2014 के आम चुनाव और 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से संबंधित है। 2022 के उत्तराखंड चुनाव के उपरांत जब बीजेपी सरकार बनी उत्तराखंड में तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया था जो राज्य में किस प्रकार से समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए और उस संहिता में क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वह कुल 4 थे, जिसमें कि दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सोशल वर्कर मनु गौर, आपके रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर शत्रुघ्न सिंह और दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सुरेखा डंगवाल इसके प्रमुख सदस्यों में से एक थे, जो कि 4 सदस्यों की यह समिति बनी थी और यह बनी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। अब इस समिति ने किया क्या कि इस समिति ने 2,15,000 जो सजेशंस या सलाह थे उसे रिसीव किया। साथ ही साथ समिति ने 38 पब्लिक मीटिंग्स की थी संपूर्ण राज्य भर में और इसके पश्चात इस कार्य करने के दौरान ही सरकार ने इसके कार्यकाल की जो अवधि थी वह 4 बार के लिए बढ़ा दी थी और 20 महीनों के पश्चात इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अंततः 2 फरवरी को उत्तराखंड सरकार को सौंप दी और उत्तराखंड सरकार ने राज्य विधानसभा का जो सत्र है वह 5 से लेकर के 8 तारीख तक बुलाया है, 8 फरवरी तक के लिए बुलाया है। और जब मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं इस सेशन को तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में राज्य विधानसभा की जो कार्यवाही है वह प्रारंभ हो चुकी होगी। अब यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर समान नागरिक संहिता के द्वारा क्या उद्देश्य प्राप्त करना चाहती है सरकार। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि राज्य में इस संहिता के द्वारा उत्तराखंड सरकार चाहे विवाह हो या तलाक हो, आपका उत्तराधिकार हो या गोद लेने की जो प्रक्रियाएं हैं उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के कानून हम बनाएगी और वहां पर जो प्रचलित विभिन्न धर्मों के अंतर्गत जो पर्सनल लॉज हैं उसमें सुधार करने का बात इसके द्वारा किया गया है। अब अगर हम लोग संविधान की बात करें कि संविधान में
समान नागरिक संहिता कहां पर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 44 में कहा गया है कि राज्य को निर्देशित किया जाता है कि वह सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाएगी। और भारत की यदि हम लोग बात करें तो विभिन्न धर्मों जैसे कि ईसाई हो गया, आपका मुस्लिम हो गया, या फिर सिख हो गया, या अन्य विभिन्न प्रकार के जो समुदाय हैं उनके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, और इन पर्सनल लॉज के द्वारा ही आपका विवाह, चाहे तलाक हो या उत्तराधिकार हो या गोद लेने की जो प्रथा है उसे विनियमित किया जाता है। तो यहाँ पर किसी धर्म या समुदाय में महिलाओं के साथ कहीं पर भेदभाव होता है तो कहीं पर उन्हें इन मुद्दों के लिए किसी प्रकार के अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। तो यूसीसी का मूल उद्देश्य है कि यहाँ पर सभी धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म हो, यानी कि भारत के संपूर्ण भारत या वर्तमान समय की हम लोग बात करें कि उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों को इन मुद्दों पर एक समान कानून प्राप्त होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष से क्यों न जुड़े हों। यदि हम लोग बात करें समान नागरिक संहिता के संभावित प्रावधानों की, तो इस संहिता के लागू होने के उपरांत उत्तराखंड में बहु विवाह प्रथा पर रोक लग जाएगी। लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो है वह 21 वर्ष निर्धारित की जा सकती है। यदि हम लोग देखें कि विभिन्न धर्मों में वर्तमान समय में भी बाल विवाह या 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण चीज इसमें बदलते समाज के साथ एक नया तथ्य जोड़ा गया है कि लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोगों को अपने विषय में अनिवार्य जानकारी देनी होगी, अपने माता पिता को जानकारी देनी होगी, साथ ही उन्हें पुलिस में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, साथ ही साथ उन्हें अपने पहचान पत्र वह पुलिस को या संबंधित अधिकारियों को सौंपने होंगे ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना होती है तो उसकी जांच पड़ताल करने में सक्षम प्राधिकारियों को सुविधा हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विवाह के बाद यहाँ पर अनिवार्य पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता होगी। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता है तो बिना पंजीकरण के विवाह को अमान्य या अवैध घोषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि विवाह का पंजीकरण नहीं करवाया जाता है तो राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली बहुत सारी सुविधाओं से वो दंपति वंचित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त गोद लेने की प्रक्रिया जो है उसे सरल बनाया जाएगा और मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ एक तथ्य जोड़ा गया है कि समानता की बात कही गई है कि लड़कियों को भी लड़कों के समान पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होगा। आधुनिक समय की भी यदि हम लोग बात करें तो लड़कियों को अपने पारिवारिक संपत्ति पर उन्हें अधिकार नहीं दिया जाता है बल्कि लड़कों को दिया जाता है। बंटवारा भी परिवार में होता है तो लड़कियों को वहां पर साइड कर दिया जाता है और लड़कों को ही यहाँ पर उनके मध्य ही बंटवारा किया जाता है। मुस्लिम समुदाय की बात करें तो वहां पर प्रचलित निकाह, हलाला और इद्दत तथा तलाक जैसी विभिन्न प्रकार की जो कुप्रथाएं वर्तमान में प्रचलित हैं, तो इन सामाजिक कुप्रथाओं पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास इसके माध्यम से किया जा सकता है। पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच प्रदान करने की बात समान नागरिक संहिता के इस संभावित प्रावधानों में कही गई है। वहीं अनाथ बच्चों के लिए कहा गया है कि उनके लिए संरक्षकता के प्रक्रिया को सरल बनाया गया, यानी संरक्षण किसके पास प्रदान किया जाएगा, इसकी जो प्रक्रिया होगी इसे सरल बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें महिला केंद्रित प्रावधानों पर यह जो संहिता है वह केंद्रित तो होगी और यदि यहाँ पर पति पत्नी के बीच में विवाद होता है तो बच्चों की जो कस्टडी होगी उसे उसके दादा और दादी को सौंपा जा सकता है। साथ ही साथ बच्चों की संख्या पर भी सीमा निर्धारित करने सहित जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी यहाँ पर प्रावधान किए जा सकते हैं। और यह जो संपूर्ण मसौदा होगा कहीं ना कहीं यह महिला केंद्रित प्रावधानों पर केंद्रित होता दिखाई पड़ता है। वहीं यदि नौकरी पेशा बेटे की यदि मृत्यु हो जाती है तो इसकी स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जो जिम्मेदारी होगी वह उसकी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
अब यदि पत्नी जो है आगे पुनर्विवाह या दूसरा विवाह कर लेती है तो इस स्थिति में उसे मिला हुआ जो मुआवजा होगा वह मुआवजा उसके माता पिता, जिसके बेटे की मृत्यु हुई थी, उसके माता पिता के साथ इस मुआवजे को साझा किया जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि यदि पत्नी की यदि मृत्यु हो जाती है तब क्या होगा, तो पत्नी की मृत्यु होने पर पत्नी के जो लड़की है उसके माता पिता का यदि कोई सहारा नहीं है तो उसके माता पिता के देखरेख की जो जिम्मेदारी होगी उस लड़की के पति पर होगी। तो यहाँ दोनों प्रकार से बैलेंस करने का प्रयास किया गया है मृत्यु होने की स्थिति में। वहीं प्रावधान में संकेत दिया गया है कि जो जनजातीय समुदाय होंगे उन्हें इसे छूट देने की सिफारिश इसके द्वारा की गई है। और यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो उत्तराखंड में निवास करने वाली जौनसारी, भोटिया, थारू, राजी और बुक्सा आदि जनजातियों ने इस यूसीसी का विरोध किया है और वर्तमान समय में उत्तराखंड की आबादी में 2.9% जो आबादी है वह जनजातीय आबादी का हिस्सा है। समान नागरिक संहिता के संभावित प्रावधानों के पश्चात अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट और संविधान सभा के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि इनके क्या विचार हैं समान नागरिक संहिता के ऊपर में। यदि हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न जजमेंट के दौरान यह माना है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। यदि हम लोग मिनर्वा मिल्स और यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के मुकदमे की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाना जो है वह संविधान का मूल ढांचा का हिस्सा है, इसलिए इसके मध्य में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। परंतु विभिन्न वादों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि राज्य में या भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। संविधान सभा की बात करें तो यह प्रावधान मौलिक अधिकारों के रूप में किया जाना चाहिए या नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, तो इस मुद्दे पर ही संविधान सभा में बहस की जा रही थी और इस मुद्दे के विरोधियों का मत था या उनका डर था कि यह मुद्दा जो है भारत की धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर कर देगा और यह भारत की विविधता को यह नष्ट करने का प्रयास करेगा, क्योंकि भारत में जो विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते थे उनकी मान्यताएं, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं आदि जो थी वो विभिन्न प्रकार की थी, वो अलग अलग थी और इस प्रकार से भारत की जो विविधता है उसे यह समान नागरिक संहिता नष्ट करने का प्रयास करेगी। यदि हम लोग कुछ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को यहाँ पर देखें तो बंगाल के संविधान सभा के सदस्य नजीरुद्दीन अहमद जो थे उनका विचार था कि सरकार को या राज्य को संबंधित समुदायों की सहमति के बिना कानूनों का एक समान सेट लागू नहीं करना चाहिए। उन्होंने समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए अपना तर्क दिया था कि सार्वजनिक व्यवस्था, आपका नैतिकता और जो स्वास्थ्य जैसे उचित प्रतिबंधों के अधीन धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी को बना करके रखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर संविधान सभा के प्रमुख सदस्य केएम मुंशी का कहना था कि यूसीसी जो समान नागरिक संहिता है धर्म की स्वतंत्रता को पराजित नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्य को धार्मिक प्रथाओं से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है यदि वे सामाजिक सुधार के लिए बनाए जा रहे हैं तो। और उन्होंने महिलाओं की समानता की वकालत करते हुए उसे बढ़ावा देने की बात कही थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार के विषयों पर अपना पक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि जब से व्यक्तिगत कानून बने हैं तब से अक्सर वे महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रथाओं के उन्मूलन को रोकते हैं। वहीं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इस मुद्दे पर अपना अस्पष्ट रुख रखा था तथा उन्होंने कहा था कि यह जो मुद्दा है यह विशुद्ध रूप से आपका स्वैच्छिक होना चाहिए और इसे सभी नागरिकों के ऊपर नहीं थोपा जाना चाहिए। इस प्रकार के अस्पष्ट विचार जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर का था। और वर्तमान समय की यदि हम लोग उत्तराखंड सरकार के इस इनिशिएटिव की बात करें
तो इस पहल का विरोध उत्तराखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी का चुनावी मुद्दा है, यह कुछ नहीं है और यह इस कदम के द्वारा भाजपा 2024 के आम चुनाव में अपना लाभ लेना चाहती है। इसके द्वारा वह मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना चाहती है इत्यादि। ये सब जो बातें हैं, ये राजनीतिक बातें कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। वहीं राज्य में उत्तराखंड राज्य की बात करें तो वहां पर 2 विधायक जो हैं वह अनुसूचित जनजाति से आते हैं। उनमें से एक प्रीतम सिंह ने पहले इसका विरोध किया है और उनका कहना है कि राज्य में 2.9% आदिवासी जनजाति समुदाय शामिल हैं और उन्होंने इस समान नागरिक संहिता पर अपनी सहमति नहीं दी है। और विशेष करके 60,000 की आबादी वाली मुस्लिम खानाबदोश जनजाति वन गुज्जर जनजाति ने भी इस कानून के प्रति अपनी शंका जाहिर की है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की बात करें जो मुखरता के साथ वर्तमान केंद्रीय सरकार के प्रति मुखर रहते हैं, उनका तो सीधा कहना है कि यह कुछ नहीं है, यह एक बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जिसके माध्यम से वह हिंदू मतों का ध्रुवीकरण करना चाहती है ताकि 2024 के आम चुनाव में फिर से वह जीत सके। और इन्होंने हाल ही में लोकसभा में एक बयान दिया था कि इस समान नागरिक संहिता के माध्यम से वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री जो है भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, परंतु उनका तर्क कहां तक उचित है वह हम लोग नहीं समझ सकते हैं। लेकिन आगे जो हम सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन देखेंगे इस मुद्दे पर, उससे समझने का प्रयास करेंगे कि यह मुद्दा सामाजिक स्तर पर कितना आवश्यक है वर्तमान समय में। यदि हम लोग देखें सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन को, तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार के डायरेक्टिव या निर्देश को सरकार को देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई विभिन्न याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि वह सरकार को इस विषय पर किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश जारी नहीं करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कानून बनाने का जो अधिकार है वह संविधान ने संसद को दिया है और उस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। यद्यपि शाहबानो केस जो 1985 में हुआ था, इस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने फैसले में कि यह अफसोस की बात है कि अनुच्छेद 44 जो है एक मृत पत्र बनकर रह गया। यह एक बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपनी अप्रत्यक्ष रूप से सहमति व्यक्त की है और वह भी आपका शाहबानो बेगम केस में, और उसने इसके कार्यान्वयन का आह्वान भी किया था। इसी प्रकार यदि हम लोग देखें अन्य केसों की बात करें, जैसे आपका सरला मुदगल बनाम भारत संघ का एक केस हुआ था, उसमें भी आपका सुप्रीम कोर्ट का सेम प्रेक्षण हमें दिखाई देता है। वहीं 2019 के एक याचिका जोस पाउलो कुटिन्हो और मारिया लुइजा वेलेंटिना परेरा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोवा को इसमें एक चमकदार उदाहरण के रूप में सामने रखा था और गोवा के समान नागरिक संहिता को सराहते हुए कहा था कि जहां कुछ सीमित अधिकारों की रक्षा को छोड़कर धर्म की परवाह किए बिना समान नागरिक संहिता सभी पर लागू होती है, तथा यह आग्रह किया था कि सभी पक्षों के द्वारा इसके अखिल भारतीय कार्यान्वयन के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। यह जो जजमेंट था, यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2019 में दिया गया था। वहीं बात करें यूसीसी के लिए, तो 2021 से 22 ईस्वी के मध्य सुप्रीम कोर्ट में कुल 6 याचिकाएं दायर की जाती हैं, जिसमें आधार बनाया गया था आपका तलाक, मेंटेनेंस और गुजारा भत्ता आदि कानूनों को। और इन याचिकाओं में इन मुद्दों की एक रूपता की मांग की गई थी तथा कहा गया था कि महिलाओं के खिलाफ ये मुद्दे भेदभाव करते हैं, जिसमें कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का उल्लंघन होता है। यद्यपि केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस तरह की याचिकाओं की विचारणीयता पर ही प्रश्न खड़ा किया था और विरोध करते हुए कहा था कि न्यायालय संसद को कोई कानून बनाने या अधिनियमित करने का निर्देश नहीं दे सकती है, क्योंकि संविधान ने कानून बनाने का जो अनन्य अधिकार दिया है
वह संसद को दिया है और यह जो मामला है एक नीतिगत मामला है और नीतिगत मामला जो है वह लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा ही लिया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले ही साल मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया तथा कहा कि ऐसे मुद्दे पूरी तरह से संसद के विशेष अधिकार क्षेत्र में आते हैं तथा न्यायालय उसे इस पर किसी भी प्रकार का निर्देश नहीं दे सकती है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को विधि आयोग को भी भेजने से इनकार कर दिया और कहा कि इससे कानून बनाने में मदद मिलेगी। अब लॉ कमीशन की यदि हम लोग बात करें तो 2016 में ही भारत सरकार ने विधि आयोग से यह निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया था कि देश में हजारों व्यक्तिगत कानूनों को अस्तित्व में देखते हुए एक समान संहिता कैसे बनाई जा सकती है। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली 21वें विधि आयोग ने पारिवारिक कानून में सुधार के लिए अपने 185 पन्नों की रिपोर्ट या परामर्श पत्र जो है सरकार को प्रस्तुत किया था, जिसमें उसने पाया कि इस समय समान नागरिक संहिता का निर्माण न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि एक एकीकृत राष्ट्र को किसी भी प्रकार के एक रूपता की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि 21वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि वर्तमान समय में मौजूद व्यक्तिगत कानूनों के भीतर ही भेदभावपूर्ण प्रथाओं और जो भी रूढ़िवादिताएं हैं उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 22वां जो विधि आयोग था जिसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी थे, उन्होंने इस मामले में विभिन्न दलों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था तथा उनसे परामर्श मांगा था। यह परामर्श सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों सहित इसके विभिन्न हितधारकों से उनके विचार जानने के लिए जारी किया गया था। अब चूंकि उक्त परामर्श पत्र जारी हो चुका था और जारी होने की तारीख से 3 साल की अवधि बीत जाने के पश्चात भी किसी भी प्रकार का कोई भी विचार उक्त संगठनों के द्वारा नहीं आया, तो इसलिए विषय की प्रासंगिकता और उसके महत्व को समझते हुए तथा हाल में विभिन्न अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए 22वें विधि आयोग ने इस पर नए सिरे से विचार करने का सुझाव उचित समझा है, सुझाव दिया गया है। तो आखिर अब इस मुद्दे पर क्या सकता है, तो चूंकि 1870 के दशक से, ध्यान रखिएगा 1870 के दशक से गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, परंतु यह संहिता बिल्कुल एक समान नहीं है। वहां पर कुछ धार्मिक रीति रिवाजों के लिए यह संहिता कुछ रियायतें देती है। उदाहरण के लिए यदि हम लोग बात करें तो यह हिंदुओं के लिए एक निश्चित प्रकार के बहुविवाह की अनुमति देती है और राज्य में मुस्लिम पुर्तगाली कानून के साथ साथ वहां पर शास्त्रीय हिंदू कानून के द्वारा भी वहां पर शासित होता है। कैथोलिक ईसाइयों को भी अपने विवाह के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और कैथोलिक पादरी ही चर्च के द्वारा वहां विवाह को भंग कर सकते हैं। वर्तमान समय की यदि हम लोग बात करें तो उत्तराखंड राज्य के नक्शे कदम पर चलते हुए 2 अन्य राज्य, एक आपका मध्य प्रदेश और दूसरा आपका गुजरात ने भी यूसीसी के निर्माण के लिए वहां पर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, समितियों की नियुक्ति कर दी गई है। तो अब प्रश्न है कि यदि सारे राज्य मिलकर के, अब प्रश्न है कि यह सारे राज्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो कोर चुनावी मुद्दा था वह आपका था राम मंदिर, आर्टिकल 370 और समान नागरिक संहिता। इन कोर मुद्दों के साथ ही बीजेपी अपने चुनावी अभियान में जाती थी और हाल के दिनों की यदि हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने समान नागरिक संहिता की जोरदार वकालत की है। तो यहाँ पर क्या वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा इसे अखिल स्तर पर भी लागू करने का प्रयास किया जा सकता है? अब यहाँ पर यह जो मुद्दा है यह सकारात्मक बहस का एक मुद्दा है और सभी पक्षों को साथ लेकर के चलते हुए राज्यों के अनुभव का भी लाभ हमें उठाना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास
किया जाना चाहिए। यदि हम लोग आधुनिक समाज की बात करें, जहां पर सभी स्थानों पर अधिकार, समानता और न्याय की बात की जाती है, तो महिलाओं को उनके अधिकार क्यों नहीं दिए जा सकते हैं? कई धर्मों एवं स्थानों पर देखा जाता है कि उनके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, जो वर्तमान समय में उचित नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को सभी हितधारकों और जितने भी पक्ष हैं उनके साथ विचार विमर्श के उपरांत ही भारत में समान नागरिक संहिता के को लागू करने का प्रयास करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके लागू होने के पश्चात किसी भी धर्म और समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो इस चर्चा के बाद यदि हम लोग समग्र रूप से समझने का प्रयास करें, तो संविधान सभा से लेकर के वर्तमान समय तक कोई भी भारत को समान नागरिक संहिता के द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास नहीं कर रहा है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही गई है। यदि सुप्रीम कोर्ट यह कह सकता है कि भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करना आवश्यक है या वर्तमान समय में प्रासंगिक है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर इसके माध्यम से ले जा रहा है? तो यह प्रश्न किसी भी प्रकार से उचित नहीं होता है और सभी को, जो भी नागरिक हैं भारत के, उन्हें समान अधिकार, समानता और न्याय सुनिश्चित करना वर्तमान सरकार और राज्य की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से किसी भी प्रकार से कोई भी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर नहीं ले जा रही है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।